नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी की बुक का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि यूनिट 4 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसका चैप्टर फर्स्ट, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ों को, ठीक है, धीरे धीरे, और उसके बाद फिर इन डिटेल में इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लास जो है वो आपकी दोनों ही लैंग्वेज में होगी, बाइलिंगुअल होगी, है हिंदी इंग्लिश मिक्स, और दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और बहुत हद तक मेरे समझाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपको 99% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो वर्ड से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जिसमें आप चीजों को छोटे पैमाने पर, ठीक है, स्मॉल स्केल पर आप स्टडी करते हो। यानी आप एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक के बारे में बात करते हो, ना कि पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हो। ठीक है, और मैं अभी बस बेसिक चीजें बताऊंगा, छोटी छोटी, बाकी डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसका नाम ही होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा। तो ये बड़ी इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चीजों को बड़े पैमाने पर स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, लार्ज स्केल पे स्टडी किया जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी समस्याएं लाइक कीमत निर्धारण, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी, पॉपुलेशन काउंटिंग और इससे रिलेटेड सारे चीजों को व्यवस्थित करना। ठीक है, ये सब चीजें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। यानी आप एक तरीके से ऐसा समझो कि अगर अर्थशास्त्र एक वन है, ठीक है, एक जंगल है, एक आप कह सकते हो फॉरेस्ट हो, तो ये फॉरेस्ट के किसी एक तरह के पेड़ की स्टडी करता है, लेकिन ये पूरे फॉरेस्ट के पेड़ों का ही स्टडी करता है। आ रही बात समझ में। इसके बाद बात करते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है, या अर्थशास्त्र का आप कह सकते हो वो ब्रांच है, वो स्टडी है जिसमें हम चीजों में ये स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है। यानी हम रियल फैक्ट के ऊपर स्टडीज करते हैं कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपकी अगर बात करें तो आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये सकारात्मक अर्थशास्त्र का विषय है। लेकिन आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है। तो ये क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए के बीच का डिफरेंस को क्लियर करते हैं। फिर आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या चूज करने से रिलेटेड समस्या है। यानी जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन है, और हमारे मनुष्यों की आवश्यकताएं जो है वो असीमित है, तो असीमित आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं को जो कि सीमित हैं संसाधनों के तौर पर पूरी की जा सकती है। यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को, डिजायर्स को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, और कैसे पूरा किया जाएगा, चूज कर करके किया जाएगा। कि कोई समस्या जो आपकी कुछ इच्छाएं हैं उनको छोड़ना पड़ेगा आपको, तो यही जो हमें चूज करना पड़ता है कि किन इच्छाओं को हम छोड़ें और किन को हम पूरा करें, यही आर्थिक समस्या का मूल है। यानी कि चयन करने की समस्या है, चूज करने की समस्या है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अवसर लागत की। अवसर लागत आपका जो होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है इंग्लिश में। तो अवसर लागत बेसिकली आपका एक तरीके से एक चीज को पाने को के लिए दूसरी चीज की जो छोड़ने का अवसर होता है उसको अवसर लागत बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आप और आपका भाई रिस्पेक्टिवली जूस और चाय का ग्लास लेते हैं। तो आप अगर जूस का ग्लास लेते हो और आपका भाई जो है चाय का ग्लास लेता है, एक दिन आपको चाय पीने का मन किया और आपने बोला मैं मम्मी चाय पीऊंगा, ठीक है, या पीऊंगी। तो आपने जब चाय वहां पर ली, तो चाय लेने के लिए आपकी मम्मी ने एक शर्त रखी कि आपको जूस का जो ग्लास है वो छोड़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चाय पाने के लिए जूस का ग्लास आपने छोड़ा, ठीक है, तो जूस का ग्लास जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है चाय के ग्लास की। ठीक है, चाय पाने के लिए जूस छोड़ा ना, तो जो छोड़ा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिस चीज को पाया है उसकी। बाकी डिटेल में और बात करेंगे अभी धीरे धीरे। उत्पादन संभावना वक्र, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी भी बोलते हैं, ठीक है, ये दो वस्तुओं के सभी संभव संयोजनों को दिखाता है। यानी सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो एक अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों के, अपने रिसोर्सेज के पूर्ण यानी कि फुल और कुशलतम यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से कर सकती है। यानी जब आप एक भी रिसोर्स को वेस्ट ना करो, एक भी संसाधन को वेस्ट ना करो, और तब आप जब उत्पादन करने के ऊपर आते हो अर्थव्यवस्था में, तो आप किस लेवल तक उत्पादन कर सकते हो, क्या क्या प्रोडक्शन का लेवल होगा आपका, उस चीज को ये शो करता है उत्पादन संभावना वक्र। केंद्रीय समस्याएं फिर आ जाती हैं, जिसको मूलभूत समस्याएं भी अर्थव्यवस्था की बोलते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, जैसे एक आदमी को बड़ा होने पे, एक लड़के के बड़ा होने पे, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो किस लिए, कमाने के लिए, तो जब आप कमाने के लिए बड़े होगे तो आपके सामने तीन समस्याएं होंगी, रोटी कपड़ा और मकान। अपने परिवार के लिए भोजन किस तरीके से व्यवस्था करें, कपड़े किस तरीके से आप खरीदेंगे उनके लिए ताकि उनका तन ढक सके, और मकान यानी कि छत होनी चाहिए। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनको छत की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो रोटी कपड़ा और मकान हमारे एक इंसान की केंद्रीय समस्या है, मूलभूत समस्या है। उसी तरीके से अर्थव्यवस्था की भी केंद्रीय समस्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए में ये समस्या होती है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में करें। कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या होती है
कि किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, क्या हम मेथड अपनाएं कि हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल हो वो सबसे हाईएस्ट हो, बढ़िया से बढ़िया हो, और जो हमारी कॉस्ट है वो कम से कम आए। ठीक है, और किसके लिए उत्पादन किया जाएगा समस्या, राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या, यानी कि हमारा जो नेशनल इनकम है देश की वो कैसी है, यानी प्रति व्यक्ति आय कैसी है, हर इंसान पर पर्सन कैपिटा कितनी है, कैपिटा इनकम कितनी है, हर इंसान कितना कमाता है, उसके अकॉर्डिंग वो कितना खर्च कर सकता है। तो ये समस्या इसलिए स्टडी करनी पड़ती है क्योंकि अगर हम कुछ बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो चीज़ इसी बेसिस पे बिकेगा कि उसको खरीदने की कैपेसिटी लोगों की क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑडी अगर 10 मतलब जितनी आबादी है देश की 1 अरब से भी ऊपर, उतनी ऑडी अगर बना के मैं देश में प्रोडक्शन करके रख दूँ, ऑडी में कार की बात कर रहा हूँ जो कि लाखों में आती है, तो अगर आप बात करें कि ऑडी की प्रोडक्शन अगर इतनी आ जाए इस देश में, तो ऑडी बिकेगी नहीं, वो वेस्ट मटेरियल है। जो कंपनी ने उस पर इतना पैसा खर्च किया वो कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इतने लोगों को कैपेसिटी नहीं है, पर पर्सन इतनी कैपेसिटी नहीं इंडिया में कि हर इंसान ऑडी ले सके। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उतना ही उत्पादन किया जाएगा जितनी जरूरत हो, जितना हमारे देश में प्रति व्यक्ति आए उसको खरीद सकती है। ठीक है, इन इंसानों की इनकम भी देखनी पड़ती है, तो ये उसकी समस्या है केंद्रीय समस्या में। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे और किसके लिए की समस्या। ठीक है ना। अर्थशास्त्र आपको पता ही है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विषय है जो लोगों को दुर्लभता की स्थिति में यानी कमी की स्थिति में, जब चीज़ों की कमी है, तो चयन से संबंधित यानी चूज करने से संबंधित व्यवहार यानी बिहेवियर को बताता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए उस सिचुएशन में। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे बिहेव करना चाहिए। वैसे तो ये बहुत ब्रॉड सेंस में आप स्टडी कर सकते हो, इस पर पूरी अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स एक पूरा साइंस है, एक पूरा आप कह सकते हो सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ तो आप इस बेसिस पे चूज करोगे कि आपको आवश्यकता की तीव्रता किसकी ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि आपको डिमांड किस चीज की ज्यादा है, जरूरत किस समय किस चीज की ज्यादा है। तो समय बहुत बलवान है, समय डिपेंड करता है, समय डिसाइड करता है कि किस चीज को आप चूज करोगे और किस चीज को छोड़ोगे। तो ये अर्थशास्त्र का विषय है। ठीक है, अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में, कमी की स्थिति में चयन से संबंधित, चूज करने से संबंधित व्यवहार का यानी बिहेवियर का स्टडी करता है, यही अर्थशास्त्र है। तो अब मैंने आपको मोटा मोटा हर चीज बता दिया है, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। यूनिट 1 है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, परिचय करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, और एक एक करके की पॉइंट यानी स्मरणीय बिंदुओं को समझेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। सेम वही बात जो मैंने आपको बोली थी, व्यक्तिगत स्तर पे यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, एक एक छोटे छोटे पैमाने पर स्टडी करती है आपकी समस्याओं का, और उसके बेसिस पे आपको उसका सॉल्यूशन देती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, वो ब्रांच है जो व्यक्तिगत स्तर पे यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर आपकी समस्याओं का अध्ययन करती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत मांग, एक फर्म का उत्पादन इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उसके समुच्चयों का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी पूरी होल इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है। ठीक है, और समग्र मांग, राष्ट्रीय आय जैसी चीजों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे हम समग्र मांग तो पूरी अर्थव्यवस्था की मांग कितनी है। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है आपके देश की वो कितनी है, और राष्ट्रीय आय एक इंसान से तो बनती नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था से बनती, तो वो चीजें हम स्टडी करेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जो लोगों को जीविका यानी रोजी रोटी प्रदान करती है। अब इसको आप, मैं अगर एक पर्टिकुलर सिंपल वाक्य में आपकी लाइफ में, आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो अर्थव्यवस्था कुछ और नहीं होती। किसी भी देश के जो बॉर्डर होता है वो उसकी अर्थव्यवस्था होती है, क्योंकि उस बॉर्डर के अंदर जो देश है वो बेसिकली चीजों को अपने हिसाब से मेंटेन करता है, लोगों को रोजी रोटी देता है, लोग उसमें कमाते हैं, फिर उस पैसे को खर्च करते हैं, जिससे देश की इनकम बढ़ती है और देश ग्रोथ करता है। समझ रहे हो? तो अर्थव्यवस्था कुछ और नहीं, किसी भी देश को हम उसकी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, किसी भी देश को हम उसकी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को जीविका यानी रोजी रोटी प्रदान करती है। फिर हम बात करते हैं आर्थिक समस्या की। अच्छा, एक खास बात और की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो जैसे अमेरिका की अपनी एक अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमी है, और इंडिया की अपनी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका अपने अंदर चीजों को खरीदता बेचता है, ऐसा नहीं कि बाहर नहीं कर सकते, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा तो उसी देश में जाता है ना, लोग कमा के तो वहीं लेके जाते हैं, वहीं खर्च करते हैं। तो बेसिकली उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण इसके अंदर होता है, यानी कि चीजों का प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, इसके बिटवीन में, इन बिटवीन आपका जो देश है वो ग्रोथ करता है। यही एक अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य होता है। ठीक है ना। आर्थिक समस्या जो होती है वो क्या होती है, असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। अब आपको पता है मानव की आवश्यकताएं जो है असीमित है, तो असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के उपयोग की चयन की समस्या। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, वही चीजें घुमा फिरा के यहाँ पे बोला कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। ठीक है, संसाधन सीमित है। ठीक है, और उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। तो वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों के उपयोग में चयन करने की समस्या है आपकी आर्थिक समस्या, कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है, उनके भी वैकल्पिक उपयोग में, एक में उपयोग करने के बाद दूसरे के लिए वो चीज बचेगी नहीं। तो हमें सोच समझ के उपयोग करना है कि हम कहाँ खर्च करें और कहाँ ना करें। तो वो जो चूज करने की समस्या है उसी को हम आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तब आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के मुख्य कारण वही आपको ऊपर पढ़ा है, मानव की आवश्यकताएं असीमित है। ठीक है, अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, संसाधन सीमित है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और संसाधनों के वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है, कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए।
तो देखिए सिंपल सी बात है, क्या उत्पादन किया जाएगा मतलब है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में चयन करें, ठीक है। क्योंकि हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में डिमांड किस चीज की आ रही है। अगर जंग हो रही है और आप गेहूं उगाने में लगे हैं तो बेवकूफ़ी आपकी। आपके देश में अभी हथियार की जरूरत हो तो आप उन चीजों को बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें। अगर आपके पैसे अच्छे हैं तो पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करेंगे, यानी जिसमें आप ट्रैक्टर से खेत वगैरह जोत सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैसे अच्छे नहीं है तो आप बैलों से ही खेत को जोतेंगे। तो किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो और कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है, और वो चीज़ आपके बजट में भी हो। तो तकनीक का चयन लिखा है और ये वस्तुओं का चयन है, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में, और ये टेक्नोलॉजी का चयन, तकनीक का चयन है, कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है, यानी वस्तुओं तथा आय के वितरण की समस्या आई है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या आई है। लोगों के पास जितनी कैपेसिटी होगी परचेज करने की उसी के अकॉर्डिंग तो वो पैसा खर्च करेंगे ना। तो आपको ऐसी चीजें बनानी है, या आप कह लो जो भी सामान बनाना है आपको पता होना चाहिए देश में कितने % लोग उसको खरीद सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन करना है। जितना भी आपको देश में प्रोडक्शन करना है हमेशा थोड़ा सा, जितनी लोग खरीद सकते हैं उससे थोड़ा कम ही करिए, क्योंकि हर इंसान उस चीज को नहीं खरीदता है, ठीक है ना। क्योंकि लोग बेसिक चीजों को ज्यादा खरीदते हैं और जो लग्जरियस आइटम है उनको हमेशा कम खरीदते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह। तो ये सब चीजें मैं वैसे आपको ऊपर भी बता चुका हूँ जो पढ़ाता आ रहा हूँ, इसलिए मैं बार बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा। केंद्रीय समस्या ये सब मैं आपको ऊपर यहाँ पर पढ़ा के आया हूँ। केंद्रीय समस्या, उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत, आर्थिक समस्या, सब पढ़ा के आया हूँ मैं आपको। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, वो एक तरीके से एक इंसान की भी, जैसे एक इंसान की केंद्रीय समस्याएं होती है रोटी, कपड़ा और मकान, उसी तरीके से एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन होती है। क्योंकि जरूरी है, अगर देश में उत्पादन नहीं होगा तो लोग उपभोग क्या करेंगे, और अगर उपभोग नहीं होगा तो उत्पादन करने का फायदा क्या है। और उसके बाद फिर उसका कंजम्पशन भी होना चाहिए, और कंजम्पशन होने के बाद फिर पूंजी निर्माण यानी देश का ग्रोथ भी होना चाहिए, राष्ट्रीय आय भी बननी चाहिए, देश की तरक्की भी होनी चाहिए। तभी किसी भी अर्थव्यवस्था का या देश का जीवित रहने का फायदा है, ठीक है, और तभी वो देश जीवित रह पाएगा। अब अगला है अवसर लागत, क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने आपको बताया ना, जब एक चीज को चूज करने पर, ठीक है, हमें दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन होता है, सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है, उसका त्याग करना पड़ता है, तो उसको अवसर लागत कहते हैं। और अवसर लागत क्या होती है, पहली चीज को पाने के लिए जब दूसरी चीज को त्याग करते हैं तो दूसरी चीज जो है वो पहले वाले की अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अभी मैंने आपको चाय और आपके कह सकते हो जूस के ग्लास का एग्जाम्पल देकर भी ऊपर समझाया था। उत्पादन संभावना वक्र बात कर लेते हैं, पीपीसी होना चाहिए, यहाँ पर पीपीएफ लिख रखा है, कोई बात नहीं, पीपीसी वक्र होना चाहिए, ठीक है। पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो नाम से पता चला है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाने वाला कर्व, ठीक है। तो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दिखाता है, यानी कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो एक अर्थात अपने संसाधनों तथा तकनीक के बेहतर उपयोग से, बेस्ट उपयोग से कर सकती है, और ये मानते हुए कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है और कुशलतम उपयोग हो रहा है, उनका वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों तथा तकनीकी स्तर का प्रयोग करके कर सकती है, यह मानते हुए कि सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग हो रहा है, ठीक है। संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग से अभिप्राय संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ व कुशलतम उपयोग से। देखिए सर्वश्रेष्ठ उपयोग और कुशलतम उपयोग का मतलब आप समझिए। सर्वश्रेष्ठ या कुशलतम उपयोग का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब आप एक रत्ती भर भी आपका जो संसाधन है, रिसोर्स है, उसको वेस्ट ना जाने दे। और कई बच्चों को तो रिसोर्सेज वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा होगा, इतनी देर से संसाधन या रिसोर्स बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि संसाधन या रिसोर्स क्या होते हैं। देखिए किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो उस चीज के प्रोडक्शन के उत्पादन के रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक किसान की खेती करने की बात करें तो उसके लिए जो बीज हैं, जो पैसे हैं, जो मजदूरी लग रही है, जो बैल लग रहे हैं, वो सारे उसके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो संसाधनों का पूर्ण कुशलतम उपयोग करना है, यानी अगर आपके बैल 4 घंटे चल सकते हैं तो अगर आप उनको 3 घंटे चला रहे हो तो आप रिसोर्सेज का कुशलतम उपयोग नहीं कर रहे हो। आई बात समझ में। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना भी जरूरी है, और उत्पादन संभावना वक्र बनाते वक्त हम ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषताएं, अब कुछ विशेषताएं होती है। उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि मैं यहाँ ड्रॉ तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने उत्पादन संभावना वक्र देखा होगा तो आपने देखा होगा जो ओरिजिन होता है, जिधर ग्राफ बनता है ओरिजिन पे, वो मूल बिंदु की ओर, मतलब जो मिडिल पॉइंट होता है उसकी तरफ वो कनकेव होता है, अंदर की तरफ कनकेव होता है और बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो यही बोल रहा है कि नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। इसका कारण ये है कि साधन सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु की अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाएगा तो दूसरी वस्तु के लिए उत्पादन की मात्रा कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस चीज को शो करता है। और मूल बिंदु को नतोदर होता है, इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। यानी मार्जिनल वर्ड जहां भी जुड़ जाए आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है, एक एक्स्ट्रा यूनिट की बात हो रही है प्रोडक्शन की। तो एक एक्स्ट्रा इकाई का उत्पादन करने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट का उत्पादन करने के लिए हमें दूसरी इकाई की कई मात्राएं त्याग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। और बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के लिए, बढ़ती हुई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, जिसकी दर बढ़ती जाती है, और इसकी वजह से जो वक्र का आकार है वो ऐसा बन जाता है, यानी कर्व का जो शेप है वो ऐसा बन जाता है।
क्योंकि कोई भी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं होता है। अभी अपने आप में बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, अगर आप किसी जीन्स की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को खेती करने में लगा दोगे तो उसको खेती को सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो ये जो संसाधन है, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो मजदूर एक संसाधन है, रिसोर्स है, तो उसको जब टाइम लगेगा प्रोडक्शन करने में तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन की कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, है ना, क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा उत्पादन कर नहीं पाएगा, उसको टाइम लगेगा। जितने में एक अच्छा मजदूर जिसने सीखा हुआ है वो उस जीन्स की फैक्ट्री में काम करके ज्यादा, जितनी देर में 10 जीन्स बनाएगा उतनी देर में ये किसान जो है वो एक जीन्स बना पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है ना, हमारे जो एमओसी है वो बढ़ रही है, इसलिए इसका वक्र का आकार बढ़ता रहता है। अतः जब कम क्षमता वाले साधनों का प्रयोग किया जाता है, वही साधन मतलब आपके मजदूर लगा लो, प्रयोग किया जाता है तो लागत बढ़ती जाती है, जिससे एमओसी बढ़ती है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। एक वस्तु को उत्पादन करने की पर आप कह सकते हो यूनिट कॉस्ट जो है, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। तो इसी वजह से वक्र का आकार ऐसा होता है। मूल बिंदु का नतोदर होता है यानी कि कॉनकेव होता है, और बाहर की ओर उन्नतोदर यानी कि कॉन्वेक्स होता है। उत्पादन वक्र का दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। देखिए आपका जो वक्र है, वैसे तो उत्पादन संभावना वक्र का मान के चलते हैं कि पूर्ण कुशलतम उपयोग कर रहा है, लेकिन जब आपके संसाधन बढ़ जाते हैं तो वक्र आपका पूर्ण कुशलतम उपयोग से भी बेटर मतलब कर देता है, राइट साइड में खिसक जाता है, जो कि उत्पादन के अच्छे स्तर को दिखाता है, अच्छे लेवल को दिखाता है, और साथ में ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो गए, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी जो वो इंक्रीज हो गई। तो आपकी टेक्नोलॉजी जब अच्छी आ जाएगी तो आप कम जमीन पे भी ज्यादा उत्पादन कर पाओगे, है ना। जैसे खेत आपके पास थे करीब 10 एकड़, लेकिन आप 10 एकड़ पे खेती कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके बैल उतना चल नहीं पा रहे थे, बट आपके पास ट्रैक्टर आ गए तो आपने कम टाइम में ज्यादा खेतों को जोत दिया, ठीक है। तो इस वजह से भी तकनीक जब अच्छी आ जाती है तो भी हमारा उत्पादन संभावना हुआ, फिर उत्पादन बढ़ने के कारण दाईं ओर खिसक जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और सिमिलरली अगर आपका बाईं ओर खिसकता है तो आप समझिए कि संसाधनों में कमी हो गई है, ठीक है, या तो फिर आपकी तकनीक जो है वो पुरानी हो गई है, तकनीकी अवनति को दर्शाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके पास पैसे खत्म हो गए तो आपने ट्रैक्टर की जगह बैलों से खेत जोतने लग गए, तो आपका जो पूरा खेत है वो जोत नहीं पाया, जोता नहीं पाया, तो इस वजह से आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये आपकी प्रोडक्शन मतलब लॉस मतलब आपका प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये वक्र का बाईं ओर खिसकाव दिखाएगा। उत्पादन संभावना वक्र उन सभी कारणों से दाईं ओर खिसकेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उत्पादन संभावना वक्र उन सभी कारणों से दाईं ओर खिसकेगा जिनसे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता व संसाधनों की मात्रा तथा कुशलता में सुधार होता है। तो जिनसे भी जिन चीजों से उत्पादन मतलब जिन चीजों से उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे वक्र जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, और जिन चीजों से आपका जो वक्र है वो मतलब बाईं ओर खिसकेगा उन चीजों से जिन चीजों से आपको लॉस होगा। यानी आप अगर आपका उत्पादन संभावना वक्र राइट साइड में खिसक रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके संसाधनों में या तो टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई है, या वाइस वर्सा कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी संसाधन में वृद्धि हुई है तो राइट साइड में खिसका है। और अगर आपके रिसोर्सेज जो हैं वो घट गए हैं या संसाधन घटने के साथ साथ आपकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई तो बाईं तरफ को यानी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यही कारण आपके दे रखे हैं, दाईं ओर खिसकाव और बाईं ओर खिसकाव के कारण एक पूरी टेबल दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत ईजी है, संसाधनों में कमी होगी, तकनीकी अवनति होगी, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सुनामी आ गई तो भी आपका वक्र प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा तो बाईं ओर खिसकेगा, युद्ध हो गया, आतंकवाद हो गया तो बाईं ओर खिसकेगा, प्रोडक्शन कम होगा। और इन सब चीजों से आगे बढ़ेगा अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, सर्व शिक्षा अभियान हो रहा है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान हो रहा है, इन सारी चीजों से देश जो है वो आगे बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन ऊपर होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो पीसी में कोई परिवर्तन नहीं होता जब संसाधनों का स्थानांतरण हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि आपने आप कह सकते हो कि आपने पूरा अपना बिजनेस ही बदल दिया, ठीक है। तो फिर वक्र का आप कह ही नहीं सकते, कंपेरिजन इजी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें। सीमांत विस्थापन दर क्या होती है, ठीक है। सीमांत विस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों का तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाइयों का अनुपात है। कहने का मतलब जब एक चीज को पाने के लिए, ठीक है, आप दूसरी चीज को त्याग कर रहे हो, तो जो चीज आप पाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जो चीज आप पाने की कोशिश कर रहे हो उसकी एक इकाई पाने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ रही है, ये आपका सीमांत विस्थापन दर होता है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो डेल्टा मतलब ये जो ट्रायंगल की तरह आपको शो हो रहा है, ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन यानी कि चेंज। तो यानी कि वस्तु y को पाने के लिए किस गति से वस्तु x को आप छोड़ रहे हो, ठीक है, ये आपका सीमांत विस्थापन की दर होती है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा आ रही है मतलब आप इस एक वस्तु को पाने के लिए इसकी ज्यादा इकाइयां छोड़ रहे हो, और अगर एक से कम आ रही है यानी 0 पॉइंट समथिंग आ रही है यानी 1 से डाउन आ रही है तो आप एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु की कम इकाइयां, कम मात्राएं त्याग कर रहे हो। तो यही बोला कि सीमांत विस्थापन दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो एक वस्तु की त्याग की जाने वाली इकाइयों का तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाइयों का अनुपात है, ठीक है। तो सीमांत विस्थापन दर को सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं क्योंकि वस्तु की एक अतिरिक्त बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयां ही अतिरिक्त लागत होती है। तो एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करते हो तो उसको सीमांत अवसर लागत बोलते हैं। और जिस गति से, जिस दर से, यानी एक पाने के लिए 3 छोड़ रहे हो, फिर
एक पाने के लिए दो छोड़ो, फिर इस तरीके से, वो आपका दर कहलाता है, यानी रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जब एमओसी बढ़ती है यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है तो पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो मूल बिंदु का नतोदर होता है यानी कॉन्केव होता है, और जब एमओसी घटती है तो मूल बिंदु का उन्नतोदर होगा यानी कन्वेक्स होगा। लेकिन आपको रियल सिचुएशन बताऊं तो हमेशा ज्यादातर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है। जब एमओसी स्थिर होती है तो पीपीसी जो होता है आपका यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है ऋणात्मक ढाल वाला एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा होता है। अब आ गया आपका सकारात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था, इसके अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं कि वास्तविकता क्या है, ठीक है, यानी इसमें क्या था या क्या हो रहा है जैसी चीजों का स्टडी करते हैं। वास्तविक कथनों का विश्लेषण के आधार पर सत्यता की जांच की जाती है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी, वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इन कथनों की जांच संभव होती है। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो होता है इसमें क्या होना चाहिए से संबंधित विश्लेषण किया जाता है। इसमें आदर्शात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि क्या होना चाहिए, इसकी प्रकृति सुझाव देने की। उदाहरण के लिए भारत में आय व धन की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने चाहिए और गरीब को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। मतलब इसमें ये बात हो रही है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, इन कथनों की जांच संभव नहीं होती। तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, आदर्शात्मक में, ठीक है, क्या होना चाहिए, आदर्शात्मक में क्या होना चाहिए और सकारात्मक में क्या हो रहा है इसकी बात करते हैं। तो क्या हो रहा है या क्या था और क्या होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर डिफरेंस बताता है ये दोनों। तो बात करते हैं अब थोड़ा सा आपके इस चैप्टर को खत्म करने की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर मैंने काफी अच्छी तरीके से समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।